हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। आज का टॉपिक नंबर 1, भारत और श्रीलंका के बीच में फिशरमैन डिस्प्यूट या मछुआरों का विवाद। क्या है ये विवाद? तो हाल ही में भारत के कुछ मछुआरे जो है श्रीलंका के जल क्षेत्र में चले गए फिशिंग करने के लिए और उनका पीछा किया श्रीलंकन नेवी के अधिकारियों ने। उनमें से एक अधिकारी को पीछा करते हुए चोट लग गई और उस अधिकारी की मौत हो गई। श्रीलंकन सरकार ने भारत के इन 10 मछुआरों जिनका श्रीलंकन नेवी के अधिकारी पीछा कर रहे थे उन पर हत्या का केस दर्ज किया है और साथ साथ इसके साथ में ये विवाद जो है हाईलाइटेड हो गया है। भारत और श्रीलंका के बीच में मछुआरों का जो विवाद है ये नया विवाद नहीं है, कई सालों से चलता आ रहा है। आप देख सकते हैं साल 2024 में भारत के 203 मछुआरों को श्रीलंका ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि वो श्रीलंका के जल क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। साल 2023 में 240 और 2022 में 56 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकन नेवी ने पकड़ लिया था और वो श्रीलंका की जेलों में बंद है। तो इसी विवाद को आज के सेशन में कवर कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि क्या ऐसी जरूरत पड़ जाती है भारतीय मछुआरों को कि वो श्रीलंका के जल क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, क्या क्या उनकी मजबूरियां हैं और इस समस्या का समाधान क्या है। तो भारत और भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, आप जानते हैं राम सेतु रामेश्वरम के बारे में, एडम्स ब्रिज और ये है पाक बे जहां पर काफी मछली मिलती है जिसको भारत और श्रीलंका दोनों के मछुआरे पकड़ते हैं। अब जल क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी सारा पानी भरा हुआ है, इंडियन ओशियन है। बड़ा सवाल दिमाग में ये आता है कि भारत का जल क्षेत्र कौन सा है और श्रीलंका का जल क्षेत्र कौन सा है और हम उनके जल क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जल क्षेत्र या मेरीटाइम बाउंड्री कैसे डिसाइड करते हैं। इसको डिसाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो है यूनाइटेड नेशंस ने कॉन्सेप्ट बनाया है। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडिया है, ये नीचे श्रीलंका है। इनका जल क्षेत्र कैसे निर्धारित किया जाएगा उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। तो बेसिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? तो भारत देखिए ये इंडिया का तटीय क्षेत्र, इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है और हमारे चारों तरफ जो है हिंद महासागर है। इस महासागर में कितना जल क्षेत्र उस पर हमारा अधिकार होगा वो डिसाइड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन बनाया, एक संधि बनाई जिसका नाम था अनक्लोज या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी ये पूरी दुनिया में समुद्री क्षेत्र को निर्धारित करता है और मेरीटाइम बाउंड्री को डिसाइड करता है। इस कन्वेंशन के हिसाब से किसी देश की तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी है वहां तक उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि भारत की तट रेखा यह है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 200 नॉटिकल माइल। अब ये नॉटिकल माइल क्या है? तो बेसिकली एक नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 200 नॉटिकल माइल या फिर 370 किलोमीटर्स। तो देश की तट रेखा से 370 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो वहां पर भारत की जो मेरीटाइम बाउंड्री आएगी, यानी कि यहाँ के जल क्षेत्र पर भारत का अधिकार होगा। इसका मतलब क्या है? भारत के कौन कौन से अधिकार होंगे? तो भारतीय जो है फिशिंग कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं वहां पर हम जो है ऑयल और नेचुरल गैस, तेल और प्राकृतिक गैस के जो संसाधन है समुद्र के अंदर से निकाल सकते हैं। वहां पर हम अगर कोई मिनरल मिलता है समुद्र के पेंदे में उस मिनरल पर हमारा हक होगा। अगर जो है हम हमारे टूरिस्ट वहां पर जा सकते हैं देखने के लिए और भी बहुत सारे अधिकार हमारे हैं। तो कुल मिला के हर देश की तट रेखा से या कोस्टल बाउंड्री से 370 किलोमीटर या फिर 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया है वो उस कंट्री की मेरीटाइम सीमा होती है जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इस सीमा के बाहर का जो क्षेत्र है, मान लिया देखो ये इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसके बाहर का जो एरिया है उसको बोलते हैं ओपन ओशियन, यानी कि खुला समुद्र। इसको ओपन ओशन कहा जाता है।
क्योंकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और तो दोनों देशों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। देखो ये भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये जो येलो वाला है वो श्रीलंका का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो यहां तक श्रीलंका के राइट्स है और यहां तक इंडिया के राइट्स। प्रॉब्लम ये है कि कई बार भारतीय मछुआरे श्रीलंका के जल क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है और यही जो मुद्दा है वो कई सालों से चला आ रहा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 200 नॉटिकल माइल, यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिसाइड किया और ये सारे राइट्स जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होते हैं। तो भारतीय मछुआरे श्रीलंका के जल क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंडो श्रीलंका मेरीटाइम बाउंड्री, भारत और श्रीलंका की समुद्री जो सीमा रेखा है वो यहाँ है और भारतीय मछुआरे जो है यहाँ इस तरीके से प्रवेश कर जाते हैं। क्यों है ऐसा, क्यों करते हैं? पहला कारण ये है कि भारत और श्रीलंका दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध रहे हैं हमेशा से। आप एंशियंट टाइम में जाइए, मिडाइवल टाइम में जाइए, मॉडर्न टाइम में जाइए, हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल रिलेशनशिप रहे हैं। आल्सो भारत के जो कई सारे तमिलियन लोग हैं वो श्रीलंका में रहते हैं। इस वजह से हमारे बीच में जो है हमने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया समुद्री रेखा का। उनके मछुआरे हमारे जल क्षेत्र में आ जाते हैं, हमारे मछुआरे उनके जल क्षेत्र में जाके मछली पकड़ने का काम करते हैं कई सालों से। तो हिस्टोरिकली हमने ऐसा किया है कि हमने सीमा रेखा को कोई माना ही नहीं और जल क्षेत्र में हम एक दूसरे के जल क्षेत्र में जाके मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एक तो मछुआरों के सबके दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम उनके जल क्षेत्र में जा सकते हैं, वो हमारे जल क्षेत्र में आ सकते हैं। ये तो हमारा पारंपरिक एक तरीका का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, पहला कारण। दूसरा दूसरा कारण ये है कि 1974 में हमने भारत और श्रीलंका के बीच में ये समुद्री रेखा निर्धारित की, लेकिन हुआ ये कि भारत के जो फिशरमैन हैं उन्होंने भारतीय जल क्षेत्र, ये जो इंडिया का जो वाटर है वहां से काफी सारे फिशिंग रिसोर्सेज को, मछलियों को पकड़ लिया और भारतीय क्षेत्र में मछलियों की कमी है। इस वजह से वो दूसरे क्षेत्र को ढूंढते हैं जहां मछलियों का आधिक्य है, तो वहां जाके मछली पकड़ते हैं। तो यहाँ पर इंडियन क्षेत्र में जो है मछलियों की कमी है और श्रीलंकन वाटर में मछलियों का आधिक्य है, तो इसलिए वहां जाके पकड़ने का काम करते हैं। तो एक रीजन ये है। तो पहला रीजन हिस्टोरिकल हमारा बैकग्राउंड है, दूसरा रीजन भारतीय जल क्षेत्र में मछलियों की कमी, तीसरा रीजन श्रीलंकन क्षेत्र में मछलियों का आधिक्य। चौथा कारण ये है कि मछुआरों को, कई सारे मछुआरे जो है जिनको इतनी जानकारी नहीं है, तो अवेयरनेस की कमी की वजह से वो लोग गलती से श्रीलंकन जल क्षेत्र में चले जाते हैं। चार कारण। पांचवा कारण है कच्छ थीवू आइलैंड। तो उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हिस्टोरिकल फिशिंग और डिप्लीशन ऑफ लोकल फिश इन इंडिया, रिच फिशिंग ग्राउंड इन श्रीलंका, लेक ऑफ अवेयरनेस, तो ये चार कारण। पांचवा है द कच्छ थीवू आइलैंड। तो बेसिकली भारत और श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है कच्छ थीवू आइलैंड। ये कहां पर है आप देख सकते हैं, यहां पर है, पाक स्टेट में ये आइलैंड लोकेटेड है। ये रामेश्वरम है और ये श्रीलंका का मन्नार आइलैंड है। इन दोनों के बीच में कच्छ थीवू आइलैंड है। हुआ ये कि इस आइलैंड पर भारत और श्रीलंका का जो क्लेम है, अधिकार है, वो डिस्प्यूटेड है। भारतीय मछुआरे जाते हैं यहाँ आसपास के क्षेत्र में मछली पकड़ते हैं, आराम से दिन में इस आइलैंड के ऊपर रेस्ट करते हैं, अपने जाल सुखाते हैं और रेस्ट करते हैं। श्रीलंका के मछुआरे भी वहां पर आते हैं, रेस्ट करते हैं, मछली पकड़ते हैं। पारंपरिक रूप से हम ऐसा करते आए हैं। लेकिन 1974 में इस आइलैंड को भारत सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया। इस पर एक अग्रीमेंट हुआ और श्रीलंका को इसको सौंप दिया। लेकिन इस आइलैंड के आसपास के एरिया में फिशिंग राइट क्या होंगे, क्या भारतीय जो मछुआरे हैं मछली पकड़ के इस आइलैंड के आसपास मछली पकड़ सकते हैं क्या, उनके कौन कौन से अधिकार है, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो उस क्लैरिटी नहीं होने की वजह से भारतीय मछुआरे वहां चले जाते हैं और मछली पकड़ते हैं, वहां पर रेस्ट करते हैं। इसको श्रीलंकन जो मछुआरे हैं वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि ये हमारे आइलैंड पे आ गए हैं, यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं। तो पांचवा कारण, तो कच्छ थी वो आइलैंड, रिसेंटली न्यूज में भी था। ये आइलैंड कैसे बना, तो बेसिकली ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकला उससे ये आइलैंड बना। इसका जो एरिया है वो 285 एकड़ है। यहाँ पर कोई नहीं रहता, ये अनइनहिबिटेड आइलैंड है।
इसका कारण यह है कि यहाँ पर पानी वगैरह नहीं है, पानी की कमी है, फ्रेश वाटर नहीं है। क्या यहाँ पर कोई बिल्डिंग वगैरह है? यहाँ पर एक चर्च है जिसका नाम है सेंट एंथोनीज चर्च। ये चर्च में हर साल जो है एक एनुअल फंक्शन होता है जहाँ भारतीय लोग और श्रीलंकन लोग दोनों ही जाते हैं, तो यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है। तो ये बेसिक जानकारी है। अब इस पर अधिकार किसका था? 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में ये जो आइलैंड है वो भारत की मदुरई की नायक डायनेस्टी के अंतर्गत आता था, यानी उनके अधिकार क्षेत्र में आता था। लेकिन श्रीलंका भी इस पर अपना क्लेम करता था कि ये आइलैंड तो हमारा है। और 1974 में इंडो श्रीलंकन मेरीटाइम अग्रीमेंट हुआ, जिसके अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये आइलैंड जो है श्रीलंका को दे दिया। लेकिन इस अग्रीमेंट के इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। भारत इसका अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, अलग तरीके से इस अग्रीमेंट को समझता है। श्रीलंका अलग तरीके से समझता है। तो मछुआरे कंफ्यूज रहते हैं, वो कई बार यहाँ पर चले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो पांचवा कारण है कच्छतीवु आइलैंड। इस वजह से ये मछुआरे जो है श्रीलंकन जल क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि भारत और श्रीलंका में जो फिशरीज जो है उसमें डिस्प्यूट का ओरिजिन कैसे हुआ। तो बेसिकली दोनों ही मछुआरे भारत और श्रीलंका के एक दूसरे के जल क्षेत्र में मछली पकड़ते हैं पाक बे में। ये शुरू से हम लोग करते आए हैं। और लेकिन बाद में श्रीलंका ने इस चीज को ऑब्जेक्ट किया और 74 में हमने अग्रीमेंट किया, जो इंडिया श्रीलंका ने मेरीटाइम अग्रीमेंट किया 74 में। और शुरू में इस अग्रीमेंट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इसको लागू नहीं किया गया। तो मछुआरे जो है एक दूसरे के जल क्षेत्र में जाके मछली पकड़ने का काम शुरू कर दिया, लेकिन काम जारी रखा। लेकिन 76 में कई सारे और एक्सचेंज ऑफ लेटर या एडिशनल अग्रीमेंट हुए और 74 के अग्रीमेंट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया गया। तब से ऑब्जेक्शन रेज होने शुरू हो गए कि ये जो मेरीटाइम बाउंड्री का है स्ट्रिक्टली फॉलो करो। उसके बाद में 74, 76 में बहुत सारे ट्रीटीज हुए, बहुत सारे अग्रीमेंट हुए, जिसने इस मेरीटाइम बाउंड्री को और स्ट्रॉन्ग किया। और इस जो है ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है टू नेशन पॉन्ड जिसको माना जाता था, यानी कि जो पाक बे है उसको माना जाता था कि ये भारत और श्रीलंका दोनों का एक तालाब है। तो उस बात का खंडन हुआ और एक क्लियर मेरीटाइम बाउंड्री डिसाइड कर दी गई। इसके साथ में इसमें एक चीज ने और काम किया। आपको ध्यान हो, श्रीलंका में लंबे टाइम तक सिविल वॉर चली थी, जिसको एलम वॉर कहा जाता है। क्यों? लिट्टे इसमें इन्वॉल्व था। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, इसकी श्रीलंका के खिलाफ युद्ध हुआ। ये वॉर जो है काफी लंबा चला और 2009 में खत्म हुआ। इस वॉर के बाद श्रीलंकन मछुआरों ने और ज्यादा ऑब्जेक्शन रेज किया कि भारतीय मछुआरों को श्रीलंकन जल क्षेत्र में मत आने दो। तब से ये झगड़ा और ये विवाद जो है और आगे जाने लग गया। तो इसके समाधान के लिए ये डिसाइड किया गया 2016 में कि एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाओ। ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में क्या होगा? बेसिकली भारतीय मछुआरों के प्रतिनिधि, श्रीलंकन मछुआरों के प्रतिनिधि, भारत नेवी के कुछ अधिकारी, श्रीलंकन नेवी के कुछ अधिकारी, ये सब मिलके ये जो मछुआरों की समस्या है उसका मिलके समाधान करेंगे। 2016 में ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है। तो पूरा पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा हमने और 5 कारण देखे that why Indian fishermen are entering into Sri-Lankan waters। इसी में आगे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान पहला है बातचीत करो। बातचीत तो हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना रखा है 2016 से। हमने ये डिसाइड किया था कि इस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की क्वार्टरली मीटिंग करेंगे। 2016 में बनाया और क्वार्टरली मीटिंग करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 5 बार इसकी मीटिंग हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया उसको प्रॉपरली। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, सस्टेनेबल प्रैक्टिस। भारतीय मछुआरे जो श्रीलंकन जल क्षेत्र में जाके मछली पकड़ते हैं, उनमें एक प्रैक्टिस है भारतीय मछुआरों की जिससे श्रीलंका को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है। इसको हम बोलते हैं बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब यह है कि भारतीय मछुआरों के पास जो नेट होती है वो इस तरह की नेट होती है कि ये देखो, ये बोट है और ये रस्सी के थ्रू एक नेट जो है
पेंदे तक चलती है, इससे बॉटम तक चलती है। तो मछली पकड़ते हैं इससे भारतीय मछुआरे, लेकिन मछली के साथ बहुत सारे पेड़ पौधे और जिन मछलियों को नहीं पकड़ना है वो, जिन जीवों को नहीं पकड़ना है वो, तो इस तरीके की फिशिंग प्रैक्टिसेस भारत में है। श्रीलंका ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो भारतीय मछुआरे श्रीलंका के जल क्षेत्र में जाकर वहां पर बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं, जिससे जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, फिशिंग जो है अनसस्टेनेबल हो जाती है, तो उसका श्रीलंकन मछुआरे विरोध करते हैं। श्रीलंका में ये बैन है, भारत ने कहा था हम बैन करेंगे, लेकिन इसको फुली इंप्लीमेंट नहीं किया, तो ये एक ऑब्जेक्शन है। तो हमें सस्टेनेबल फिशिंग करना पड़ेगा और बॉटम ट्रॉलिंग को बंद करना पड़ेगा। तीसरा ये है कि मछुआरों का लाइवलीहुड, देखो फिशिंग रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि मछलियां जो है अनंत है और लोग जा जाके पकड़ते रहेंगे, नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो क्या करना पड़ेगा, मछुआरों को अल्टरनेटिव्स देने पड़ेंगे, ट्रेनिंग दो, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, स्किल को डाइवर्सिफाई करो, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक डीप सी फिशिंग कर सकते हैं। डीप सी फिशिंग का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था कि ओपन ओशियन यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का जो समुद्र है वो ओपन ओशियन है। जापान में डीप सी फिशिंग करते हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर जाके फिशिंग कराते हैं। तो वहां तो क्या है, कोई भी फिशिंग कर सकता है, वहां पे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। तो हम डीप सी फिशिंग को प्रमोट कर सकते हैं, इस तरीके की फिशिंग को। डीप सी फिशिंग रेफर्स टू फिशिंग एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन ओपन ओशन। तो ये भी एक समाधान हो सकता है। तो कुल मिला के डायलॉग, बातचीत के थ्रू ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, दूसरा बॉटम ट्रॉलिंग को बंद करना, तीसरा फिशरमैन को अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और डीप सी फिशिंग के लिए प्रमोट करना। डीप सी फिशिंग के लिए हमारा एक मिशन भी था भारत सरकार का, लेकिन वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हमने इस मिशन के थ्रू 7 सालों में 61 व्हीसल जो है फिशरमैन को दिए हैं, लेकिन ये एक तरीके से ऊंट के मुंह में जीरा है। तो इस डीप सी फिशिंग मिशन को आगे प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये इसके समाधान रहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो हाल ही में हमने ये देखा था कि लोकसभा के इलेक्शन, जो स्पीकर है उनके इलेक्शन को लेके कंटेस्ट हुआ था, और उसमें कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक के प्रतिनिधि और बीजेपी ग्रुप के प्रतिनिधि दोनों के बीच में चुनाव हुआ, और उसमें ओम बिरला को स्पीकर बनाया गया। इसमें अजीब सी बात क्या है, बेसिकली लोकसभा के स्पीकर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कंसेंसस के बेसिस पे होता है। जनरली जिस भी पार्टी की सरकार है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो वो अपना प्रतिनिधि का नाम पेश करती है सबके सामने, और कंसेंसस के बेसिस पर उनका चयन होता है। सिर्फ इतिहास में 3 बार ऐसा हुआ है जब सामने वाली पार्टी ने अपना प्रतिनिधि भी पेश किया है और दोनों के बीच में कंटेस्ट या कंपटीशन हुआ है और एक का चयन हुआ है। तो ये एक रेयर इंसिडेंट है, जनरली ऐसा नहीं होता। सहमति के बेसिस पर किसी को स्पीकर बनाया जाता है रूलिंग पार्टी से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा के स्पीकर का जो है क्राइटेरिया, किसको स्पीकर बनाते हैं, स्पीकर किसको बनाया जाता है, स्पीकर बनाया जाता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है इन लोकसभा। दूसरा, स्पीकर बनाने के लिए जो है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे ओम बिरला को बनाया था तो वो लोकसभा के मेंबर थे और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए उनको स्पीकर बनाया था। तो ये 2 क्राइटेरिया है। नॉमिनेशन कैसे करते हैं, जो भी मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने में से किसी एक एमपी को नॉमिनेट करती है, और सामने वाली जो पार्टी है, विरोधी पार्टी या अपोजिशन की सहमति लेती है कि हम इनको नॉमिनेट कर रहे हैं। वोटिंग कैसे होती है, मेजोरिटी पर, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब यह है कि जितने मेंबर प्रेजेंट है लोकसभा में, उसमें से मोर देन 50% जो है पक्ष में वोट करे तो स्पीकर बना दिया जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। हमारे इतिहास में 3 बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग हुई है, 1952 में, 67 में और 76 में। इसके अलावा कभी भी स्पीकर की पोस्ट के लिए वोटिंग नहीं हुई, जबकि ये 18वीं लोकसभा है। तो 18वीं लोकसभा में फोर्थ टाइम, यानी कि अभी तक 18 लोकसभा हुई है, उसमें चौथी बार जो है वोटिंग हुई है। 14 टाइम्स जो है वोटिंग नहीं हुई। तो 2 जो कैंडिडेट थे वो थे ओम बिरला, बीजेपी के 3rd टर्म एमपी थे, कोटा राजस्थान से आते हैं, पहले भी स्पीकर रहे हैं, और के सुरेश जो कांग्रेस से हैं, और केरला से
8 बार एमपी रहे हैं ये और दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो इनके बीच में कंटेस्ट हुआ क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से स्पीकर को चयन करना था और बीजेपी जो अलायंस है उसकी सीटें ज्यादा थी, तो डेफिनेटली ओम बिरला को स्पीकर के लिए चयन किया गया। लेकिन एक तरीके का रेयर इंसिडेंट है, इस वजह से इस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे। चलिए टॉपिक नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। इंडिया लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी ओपोनेट बनेरघट्टा कर्नाटका। ये वन लाइनर, इसको याद रखना। कर्नाटका में भारत की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी जो है खुली है कर्नाटका में, और इसका एरिया जो है वो है 200 एकड़ या 20 हेक्टेयर है। तो बहुत बड़ी लेपर्ड सफारी है, याद रखना इसको, वन लाइनर क्वेश्चन। तो टॉपिक नंबर 4, इंडिया की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी बनेरघट्टा कर्नाटका। टॉपिक नंबर 4, कोस्ट ऑफ कोल माइनिंग हेल्थ इंपैक्ट ऑन वर्कर। तो दोस्तों देश की जो बड़ी जो कोल माइंस है वो झारखंड के आसपास के एरिया में है। एक रीसेंट सर्वे हुआ जहां पर यह देखा गया कि कोल माइनिंग करने से जो वर्कर है उनकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट आता है, और इस सर्वे के जो है रिजल्ट आए हैं। तो हमारा टॉपिक नंबर 4 है कोल माइनिंग का हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सर्वे किए गए 6 डिस्ट्रिक्ट में, कोरिया और रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, धनबाद और रामगढ़ झारखंड में, और अंगुल और जाजपुर उड़ीसा। यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के 6 डिस्ट्रिक्ट में ये सर्वे किए गए कोल वर्कर के ऊपर, और ये पाया गया कि कोल वर्कर में कुछ बीमारियां जो है बहुत प्रिवलेंट है। जितने भी लोगों का सर्वे किया गया उसमें 65% लोगों को एक बीमारी थी जिसको बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा इन वर्कर्स में अस्थमा और स्किन की बीमारियां, स्किन की कौन कौन सी बीमारियां, एक्जेमा, डर्मेटाइटिस और फंगल इन्फेक्शंस बहुत मिले। यानी कि कोल वर्कर में कुछ कॉमन डिजीज देखी गई। पहला क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा अस्थमा, तीसरा स्किन की बीमारी जैसे एक्जेमा, डर्मेटाइटिस और फंगल इन्फेक्शन। तो ये 5 बीमारियां जो है देखी गई इन वर्कर में, इनको याद रखना है। यूपीएससी प्री में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग डिजीज 1 2 3 4 5। ठीक है, डिजीज नंबर 1 पे दे दिया आपको कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, 2 नंबर पे आपको दे दिया अस्थमा, 3 नंबर पे एक्जिमा, 4 पे जो है फंगल इन्फेक्शन, 5 पे जो है डर्मेटाइटिस। हाउ मेनी ऑफ अबव डिजीज आर कैन बी फाउंड इन कोल वर्कर्स, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ऑल 5। तो ऑल 5 इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो कोल वर्कर में ये बीमारियां देखी गई। और ब्रोंकाइटिस क्या होता है, तो हमारा जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं, वहाँ छोटी छोटी नलियां हैं जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है। ये नलियां जो है खाली होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज प्रॉपर्ली हो सके। कोल वर्कर में बेसिकली क्या होता है, इन नलियों में कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल जमा हो जाते हैं और म्यूकस बन जाता है, मवाद जो है उसमें भर जाता है। ठीक है, तो उससे नलियों में गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता और सांस लेने में दिक्कत आती है, इसको बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाई यानी छोटे छोटे ट्यूब्स है, उनका जो है भर जाना म्यूकस से, दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो एक डिजीज तो ये हो जाती है। इसके अलावा एक्जेमा की बीमारी है, स्किन की बीमारी, तो रैशेज वगैरह हो जाते हैं स्किन के ऊपर इस तरीके के। तो एक क्रोनिक स्किन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई इची एंड इन्फ्लेमेटेड स्किन। तो ये स्किन की बीमारी है एक्जेमा, कोल वर्कर में बहुत देखी गई है। उन वर्कर्स में डर्मेटाइटिस, अगेन स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां बहुत सारी देखी गई, और फंगल इन्फेक्शन भी के केसेस बहुत सारे मिले। ये देख सकते हैं फंगल इन्फेक्शन। तो ये सारी बीमारियां जो है कोल वर्कर में देखी गई। क्योंकि कोल वर्कर को इतनी सारी बीमारियां हो जाती है, तो सर्वे में ये पाया गया कि इन वर्कर में 300 से लेके 1000 रुपए जो है पर हाउस होल्ड जो है मंथली एक्सपेंडिचर है हेल्थ के ऊपर। यानी कि हर महीने कम से कम 1000 रुपए इन लोगों को खर्च करने पड़ते हैं खुद के ट्रीटमेंट के लिए। और हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट जो है साल भर का इनका 28,461 है, जो काफी ज्यादा है क्योंकि लेबर को इतनी ज्यादा सैलरी वगैरह नहीं मिलती है, तो हेल्थ पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। साथ ही साथ ये देखा गया कि ये जो वर्कर है वो सोशली और इकोनॉमिक रूप से भी काफी नीचे हो जाते हैं। इसका कारण ये है इनको फैलने वाली बीमारियां। तो ये सर्वे की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं कर्बिंग राइनो पोचिंग। राइनोसोरस आप जानते हो
कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई सारे नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस, राइन मोना, इन सारे नेशनल पार्क में वन हॉर्न राइनो मिलता है। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में एक सिंग वाला गेंडा या वन हॉर्न राइनो मिलता है। इन राइनो का शिकार किया जाता है बहुत सारे देशों में, और शिकार इनके हॉर्न की वजह से किया जाता है। हॉर्न को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। तो ये राइनो है, इसका शिकार करके इसका हॉर्न काट लिया है और ये राइनो के हॉर्न से। इन हॉर्न्स का करते क्या होंगे ये पोचर? महंगे दामों में बेचते हैं। कहाँ पर बेचते हैं और लोग खरीदते क्यों हैं? तो इन हॉर्न के बारे में एक मान्यता ये है कि जो पारंपरिक चाइनीज दवाइयां हैं कई सारे बीमारियों को, तो चाइना में ऐसा मान्यता है कि अगर राइनो के हॉर्न को पीस के टेबलेट बना ली जाए और उसको खाया जाए तो बहुत सारी बीमारियां, कौन कौन सी, आपको फीवर हो रहा होगा तो उसका ठीक हो जाएगा। स्नेक ने, अगर सांप ने काट लिया है तो उसके लिए राइनो की गोली खा लो, उसकी हॉर्न की। हेलुसिनेशन होता है, किसी को टाइफाइड हो रखा है, हेडेक हो रखा है, इवन आपको प्रेत आत्मा ने आप पर कब्जा कर लिया तो उससे मुक्ति के लिए राइनो के हॉर्न का यूज कर सकते हो, उसको खाओ। यानी मेडिसिन में काम में आती है, चाइना में, वियतनाम में और बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया के देशों में। तो पहला तो, और इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है, लेकिन 2000 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। दूसरा, वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा मानना है कि अगर कोई राइनो के सिंग का चूर्ण अगर कोई खाएगा तो उसकी सेक्सुअल पावर बढ़ जाएगी। अगेन इसके भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जिसके पास राइनो के हॉर्न है, सिंग जो है, जिसने घर में टांग रखे हैं, तो उसका सोशल स्टेटस बहुत बड़ा है, लोग उसको बहुत बड़ा आदमी मानेंगे। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, इसकी वजह से राइनो को बहुत बड़ी मात्रा में शिकार होता है, इनको मार दिया जाता है। तो इसके समाधान के लिए साउथ अफ्रीका में कुछ साइंटिस्ट ने एक इनोवेटिव तरीका निकाला है। इन्होंने बेसिकली क्या किया, साइंटिस्ट ने साउथ अफ्रीका में राइनो के जो हॉर्न है उसमें एक चिप लगाई है जिसमें एक रेडियो आइसोटोप है। रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं? रेडियो आइसोटोप बेसिकली कुछ अस्थायी नाभिक होते हैं या कुछ अस्थायी एलिमेंट होते हैं जिनमें से विकिरण निकलते हैं, रेडिएशन निकलते हैं, और ये जिस भी चीज में इनको लगाते हैं उसको पॉइजनस या जहरीला बना देते हैं। अगर राइनो के हॉर्न में रेडियो आइसोटोप लगा देंगे तो राइनो का जो वो हॉर्न है वो जहरीला हो जाएगा। तो पोचर उसका शिकार नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी जहरीला हो गया है, तो उसको कोई खाएगा नहीं। ये टेक्निक अडॉप्ट की है साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने। सो साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट ने रेडियो आइसोटोप इम्प्लांट किया है राइनो के हॉर्न में। रेडियो आइसोटोप्स आर अनस्टेबल आइसोटोप जो कि रेडिएशन को एमिट करते हैं। तो ये एक समाधान निकलेगा। अब हम सबके दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर रेडियो आइसोटोप राइनो के हॉर्न में डाल दिया है तो क्या ये राइनो को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तो बेसिकली इसका क्वांटिटी और डोज इतना कम रखा जाता है और इसकी मॉनिटरिंग लगातार की जाती है ताकि राइनो के हेल्थ का असेसमेंट किया जा सके। जनरली ये आइसोटोप से राइनो की शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। तो ये इस टेक्निक का नाम है राइजोटोप प्रोजेक्ट। राइजोटोप प्रोजेक्ट। तो साउथ अफ्रीका के यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरस्टैंड में ये रेडियो आइसोटोप स्टैंड करने का प्रोजेक्ट लेके आए हैं और टारगेटेड डेटरेंस, तो बेसिकली ये हॉर्न को पॉइजनस बना देंगे और इसकी वजह से उनका शिकार नहीं होगा। तो ये किया गया है, हॉर्न इससे यूजलेस हो जाते हैं। एक फायदा इसका और ये है कि जब ये जैसे मान ले किसी ने राइनो को मार दिया शिकारियों ने और उनका हॉर्न का जो है इंडिया में मारा और इसको जो है यूएसए में ले जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर जब चेकिंग होगी तो जनरली क्या करते हैं, ये जो पोचर होते हैं ये कैसे भी करके बाईपास हो जाते हैं चेकिंग से और ये हॉर्न को ले जाते हैं। जब अगर इसमें रेडियो आइसोटोप होगा तो जो हमारे बीच में जहां पर इसकी चेकिंग हो रही है वहां पर ये पकड़ में आ जाएगा बिकॉज ऑफ रेडियो आइसोटोप। तो ये भी इसका फायदा है। तो ये एक नई टेक्निक है और राइजोटोप जो है रेडियो रेडियो आइसोटोप सॉल्यूशन जो है काफी इफेक्टिव होने वाला है। तो ये हमारी फिफ्थ टॉपिक था। सिक्स टॉपिक, चाइनाज चैंग 6। तो चाइना ने रिसेंटली, जैसे हमारा मिशन था ना चंद्र जो है चंद्रयान मिशन था, चंद्रयान मिशन ने क्या किया था, चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग की थी, उसमें से रोवर जो है लैंडर ने लैंडिंग की थी, उसमें से रोवर बाहर निकला था और चंद्रमा की सरफेस के ऊपर से स्टडी किए थे।
तो चाइना का भी एक सिमिलर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है चैंग 6, लेकिन ये भारतीय प्रोजेक्ट से अलग के है कैसे है बेसिकली। चंद्रमा के दो साइड है, एक तो नियर साइड और एक है फार साइड। नियर साइड का मतलब ये है कि जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं आप ये देखना कि ऑलमोस्ट 60% चांद आपको दिखाई देगा और बाकी 40% आपको दिखाई नहीं देगा। जो जो हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं नियर साइड ऑफ मून, जो हमें नहीं दिखाई देता उसको बोलते हैं फार साइड ऑफ मून। तो हमारा जो चंद्रयान मिशन था वो नियर साइड ऑफ मून पे गया था। चंद्रमा का जो चैंग 6 है वो फार साइड ऑफ मून गया है, वहां पर गया है और वहां से उसने रॉक के सैंपल लेके सेफली अर्थ पर लौट के आया है। चैंग 6 का नाम याद रखना है। तो मून की नियर और फार साइड ये चैंग 6 मिशन है। So China's Chang 6 probe has taken sample of rocks from moon far side और वो अर्थ पर लौट गया है। तो ये सैंपल लेने का फायदा क्या है? सैंपल लेने का फायदा ये है कि जो सैंपल है रॉक्स के वो काफी पुराने हैं। कितने? 2.5 मिलियन साल पुराने हैं और ये वॉल्केनिक रॉक्स के सैंपल है। ये मेटेओराइट इम्पैक्ट के बारे में भी हमारी जानकारी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ चंद्रमा का स्ट्रक्चर कैसा है। चंद्रमा में एक खास बात यह है कि जो ये नियर साइड है जो हमें दिखाई देता है वो फ्लैट एरिया है। फार साइड जो हमें दिखाई नहीं देता है वहाँ बहुत सारे माउंटेन है, बहुत सारे क्रेटर है। तो चंद्रमा के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझने में हमारी ये मिशन मदद करेगा। तो ये था चैंग 6 प्रोजेक्ट। तो ये 6 टॉपिक हमने हिंदू से लिए हैं और डिटेल में एनालाइज किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।